हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल समिट्स के बारे में। अगर हम कुछ बातें करें इस टॉपिक की शुरुआत से पहले, तो मैं आपको कुछ बातें यहाँ बता देता हूँ कि जो आपके समिट्स होते हैं या जो आपकी कॉन्फ्रेंस होते हैं, यानी कि सम्मेलन और शिखर सम्मेलन, ये कई बार महत्वपूर्ण होते हैं आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्नों के मद्देनजर। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आपके प्रश्न हैं वो सीधे तौर पे इस विषय से पूछ ले जाते हैं। ठीक है, अब ये आपका करंट अफेयर्स का पार्ट भी हो सकते हैं, या फिर आपसे कई बार कुछ ऐसा पूछ लिया जाता है जो करंट अफेयर्स का पार्ट तो नहीं है लेकिन उस चीज़ से रिलेटेड है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको उदाहरण दूं, मान लीजिए कि अभी हाल फिलहाल में आसियान देशों की कोई मीटिंग हुई थी या उनका कोई सम्मेलन वगैरह हुआ था, तो हो सकता है कि आपसे करंट अफेयर्स के तौर पे सवाल पूछ लिया जाए कि आसियान का जो समिट हुआ वो कौन सा समिट था, कहाँ पे हुआ था, एजेंडा क्या था, इस तरीके से। नहीं तो आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि आसियान कब बना, कौन कौन से देश इसका हिस्सा है, या इसकी फुल फॉर्म क्या है। अगर अब आप देखें तो आपको यहाँ पे दो प्रकार से प्रश्न दिखेंगे। एक प्रश्न जो सीधे तौर पे करंट अफेयर से कनेक्टेड कर दिया गया, यानी कहाँ पे हुआ था, एजेंडा क्या था, किस डेट को हुआ था वो। या फिर दूसरा कि आसियान से करंट अफेयर्स के तौर पे नहीं पूछा गया बल्कि आसियान क्या है उसके बारे में पूछ लिया गया। ठीक है, तो ये चीज महत्वपूर्ण बनाती है इस विषय को। तो आइए अब इस टॉपिक को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि अगर परीक्षा के दौरान हमें यहां से प्रश्न मिलते हैं तो हम उन्हें अच्छे से हल कर पाए। शुरुआत से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, हर बार की तरह एक छोटा सा सवीकरण है यहाँ पे, जिसे कि हमें समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। तो असवीकरण कुछ इस प्रकार से है: द इमेजेस यूज्ड इन अ स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this tag and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. तो आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में। सबसे पहला है हमारा अमेरिका का सम्मेलन, जिसे हम कई बार पुकारते हैं समिट ऑफ द अमेरिकास के नाम से। 2018 की अगर हम बात करें तो ये जो समिट है, ये जो सम्मेलन है, ये असल में एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड गैदरिंग है। यानी कि हम कह सकते हैं ये एक संगठनात्मक मिलाप है, जिसमें कि जितने भी मुखिया हैं या जितने भी आपके टॉप रैंक ऑफिशियल्स हैं स्टेट के, यानी कि देशों के, और गवर्नमेंट के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि पश्चिमी अर्धकार में। यदि हम बात करें अब इसकी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है, तो ये समझना यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, यदि हम बात करें पृथ्वी की, अर्थ की, ठीक है, तो पृथ्वी क्या है, सपाट तो है नहीं, पृथ्वी तो आपकी गोलाकार है या हेमिस्फीयर शेप में है। तो जब हम इस पृथ्वी को यूं मान लीजिए, ऐसे देखें, तो इस पृथ्वी के ठीक बीच में हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, जो होता है आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जिसे आप प्राइम मेरिडियन भी कई बार बोल देते हैं। इसके इस तरफ जितना भी हिस्सा है वो आपका पश्चिमी अर्धकार है, और इस तरफ जितना भी हिस्सा है वो आपका पूर्वी अर्धकार है, यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जो आपका समिट ऑफ अमेरिकाज है वो मुख्यतः आपका जुड़ा हुआ है वेस्टर्न हेमिस्फीयर की सरकारों और देशों के मुखियाओं से। क्योंकि अगर आप अमेरिका की आप देखें कि भौगोलिक स्थिति कहां पर है, तो आपको वो यहां पे मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे जो आपके लीडर्स हैं, जो आपके नेता हैं, वो असल में करते क्या हैं, वो इस समिट के दौरान वार्तालाप करते हैं कई सारे सामान्य आपका पॉलिसी इश्यूज को लेके, यानी कि इन देशों की जो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि कुछ सामान्य दिक्कतें हैं, उसको यहाँ पे वो चर्चा करते हैं इस पे। साथ ही साथ जो देशों की आपसी समझ या आपसी वैल्यूज हैं उनको, और साथ ही साथ जो वादा है उनका, जो आने वाले इश्यूज हैं उसको लेके उस पर बात होती है। यानी कि आप मोटे तौर पे ये समझ सकते हैं कि पश्चिमी अर्धकार में इस समय
कौन कौन सी मुख्य बातें चल रही हैं जो कि हर देशों में सामान्य है, उनसे कैसे निपटा जा सकता है और उनको निपटाने के लिए हर देश अपना क्या क्या योगदान दे सकता है, वो सभी चर्चाएं यहाँ पे की जाती हैं। और ये जो चर्चाएं होती हैं ये सिर्फ राष्ट्रीय लेवल पे नहीं होती हैं कई बार, बल्कि जो आपके स्थानीय लेवल है उस पे भी होती है, यानी नेशनल और रीजनल दोनों पे होता है। और इसी के साथ साथ जो नए आने वाली चुनौतियां हैं, क्योंकि देखिए जो आपका विश्व है वो लगातार प्रगति कर रहा है, लगातार बदल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, जो यहाँ की बदलाव की पृष्ठभूमि है उसमें कई बार आपको कई सारी चुनौतियां देखने को मिलती हैं और वही चुनौतियां बाद में आपके लिए एक अवसर बन जाती हैं। तो जो अमेरिका का समिट है उसमें ये लोग उन्हीं चुनौतियों को डिस्कस करते हैं जो आने वाली हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है अमेरिका के विकास में, उस पर गहन चर्चा यहाँ पे होती है। जो इसका 8वां संस्करण था वो होता है आपका 13 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल को 2018 लीमा, पेरू में। पेरू जो है वो आपका दक्षिण अमेरिकी देश है, वहां पे इस बार ये समिट हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं 44 पे G7 समिट के बारे में। G7 जो है असल में इसका मतलब होता है ग्रुप 7, ठीक है। ये जो समिट है ये अनाउंस हुआ है होने के लिए 8 जून से लेकर 9 जून 2018, जो कि आपका होगा ला मेलबाय, क्यूबेक, कनाडा में। कनाडा जो है ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जो कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का पड़ोसी भी माना जाता है, ठीक है। वहां पे इस बार G7 समिट को रखने की पेशकश की गई है। ये जो होगा ये 6वां संस्करण होगा इसका 1981 के बाद से, जब कनाडा ने इसकी मीटिंग्स को होस्ट किया था। यानी 1981 में 1981 में पहली बार कनाडा ने इस मीटिंग को होस्ट किया था। अब दोबारा से वो इसकी मेजबानी करने जा रहे हैं। अब हम बात करें यूरोपियन सम्मेलन 2018 के बारे में। तो देखिए जो आपके मुखिया हैं देशों के और सरकारों के, यूरोपियन संघ के, वो यहां पे मिलेंगे कहां पे, ब्रसेल्स में, ठीक है। अब ब्रुसेल्स जो है वो असल में जर्मनी में स्थित एक शहर है, वहां पे ये मीटिंग जो है वो होने वाली है। यूरोपीय संघ की हम बात करें तो देखिए यूरोपीय महाद्वीप के लगभग 30 देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ बनाया है, ठीक है। अब यूरोपीय संघ करता क्या है कि कुछ सामान्य कानून और सामान्य नीतियां यूरोप के इन सभी 30 देशों में लागू होती हैं, ताकि जो आंतरिक व्यापार है, आंतरिक सरकारी संचालन है या आंतरिक कानून व्यवस्था को बनाए रखना है वो आसानी से हो सके। क्योंकि यूरोपीय देश जो हैं वो क्षेत्रफल में काफी छोटे हैं और साथ के साथ एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। तो इसी वजह से संघ को बनाया गया था ताकि ये देश अपनी राजनीतिक और अपनी रणनीतिक दोनों ही नीतियों को आपस में एक साथ आके डिस्कस कर सकें, एक साथ बात कर सकें और इसके आधार पे ही आगे चीजें जो हैं उनका निर्णय लिया जा सके। तो यूरोपियन समिट 2018 जो है वो होना है आपका ब्रसेल्स में। इसके बाद हम बात करें नाटो की, नाटो समिट। तो देखिए नाटो भी आपका ब्रसेल्स में ही होगा। कब होगा? जुलाई 11 से लेकर 12 तक। नाटो की हम बात करें तो नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हम बात करें कि नाटो आपका बना कैसे था, क्या कारण थे इसके, तो देखिए ये समझना हमारे लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो बात है ये तब की है जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की दो बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हो गई थी, जैसे कि आपका यूएसएसआर, आपका जो सोवियत संघ था वो, और साथ के साथ आपका जो संयुक्त राज्य अमेरिका था वो। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे जब आपका शीत युद्ध शुरू होता है, यानी कोल्ड वॉर आप उसे कहते हैं। उसी के दौरान, क्योंकि अगर हम बात करें यूएसएसआर की, मैं रशिया की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूं, मैं यूएसएसआर की बात कर रहा हूं। रशिया 1991 में बना था टूटकर। उससे पहले वो यूएसएसआर हुआ करता था जिसमें लगभग आपका आधे से ज्यादा यूरोप, मध्य एशिया और रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा था। तो वो देश अपने आप में काफी बड़ा था, जिसको देखते हुए अमेरिका ने नाटो की शुरुआत की। यानी कि नाटो जो है एक ऐसा संगठन है जिसको अमेरिका ने बनवाया, आज भी अमेरिका जो है वही इसको चलाता है, ठीक है। इस संगठन में मोटे तौर पे आपके 27 से 28 सदस्य हैं। अभी कई ऐसे सदस्य हैं जिनका नाम
अभी इस संगठन में जुड़ना बाकी है। ठीक है, अब नेटो जो है उसको बनाया गया था रशिया के आक्रमण से बचने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर यूएसएसआर किसी भी यूरोपीय देश पे हमला कर देता है या किसी भी एशियाई देश पे, मध्य एशियाई देश पे हमला कर देता है, तो ऐसे में वो अकेला देश यूएसएसआर का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि यूएसएसआर की जो सैन्य ताकत है वो काफी विशालकाय है और वो देश भी अपने आप में काफी विशाल है। तो ऐसे में मान लीजिए हमला होते ही वो जो देश था वो नेटो का सदस्य था, यानी नेटो में अगर 27 सदस्य हैं तो ये हमला इन 27 देशों पे माना जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6 ऑफ नेटो। जो नेटो का चार्टर है उसका जो आर्टिकल 6 है, अनुच्छेद 6, उसके अनुसार अगर नेटो के किसी भी देश पे हमला होता है किसी भी गैर नाटो सदस्य के दौरान, तो वो हमला पूरी तरीके से माना जाएगा कि वो नेटो के सभी देशों पे हुआ है। यानी अगर आपने 27 में से एक भी देश को छेड़ा तो बाकी के 26 देश भी आपसे युद्ध में लड़ने आएंगे। तो नेटो समिट जो है वो हर साल होता है, यानी ये लोग वार्तालाप करते हैं कि किस तरीके से जो इनका संगठन है उसको और ताकतवर बनाया जाए और जो उभरती हुई चुनौतियां हैं उन्हें किस तरीके से देखा जाए। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा साउथ अफ्रीका का समिट जो कि हुआ जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग जो है वो शहर है साउथ अफ्रीका में। अब साउथ अफ्रीका जो है वो मेजबानी करने जा रहा है 10वें संस्करण की ब्रिक्स ब्लॉक की। यदि हम बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ और देश भी शामिल हुए हैं, लेकिन उनका नाम जो इसकी फुल फॉर्म है उसमें शामिल नहीं किया गया। यानी ब्रिक्स जो है वो आज भी नाम से 5 देशों को दर्शाता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन इसमें कुछ और देश भी अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं। कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने की पेशकश करी है आगे सदस्यता लेने के लिए। ठीक, ब्रिक्स समिट जो है उसको 25 से 27 जुलाई 2018 को करने के लिए सबमिट किया गया। अब हम बात करें 2018 के G20 ब्यूनस एयर्स समिट की। देखिए G7 अलग है और G20 अलग है। ठीक, G20 का मतलब है आपका 20 देशों का ग्रुप, और ये जो है ये 13वां संस्करण होने जा रहा है इन 20 देशों का। ठीक है, ये जो होगा ये होगा 2018 में बेन्यूस एयर्स शहर में, जो कि आपका पड़ता है अर्जेंटीना में। यदि हम बात करें अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना जो है वो भी आपका दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है, और ये पहली बार होगा जब G20 का कोई भी समिट हम साउथ अमेरिका में करेंगे। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका कोई देश नहीं है। हालांकि हम नॉर्मल आपसी बोलचाल में कई बार अमेरिका को देश बोल देते हैं, पर अगर हम बात करें सही तरीके की तो अमेरिका कोई देश नहीं है, बल्कि अमेरिका एक महाद्वीप है जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक, जब हम उत्तरी महाद्वीप की बात करते हैं तो उत्तरी महाद्वीप में आपके 2 देश प्रमुखता से आते हैं, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा कनाडा। दक्षिण की हम बात करते हैं तो उसमें कई सारे आपके देश आते हैं, जैसे कि अर्जेंटीना, पेरू, वेनेजुएला, ओके, ब्राजील और भी कई सारे देश हैं। तो अर्जेंटीना जो है, जो कि आपका साउथ अमेरिकी महाद्वीप में स्थित एक देश है, ये पहली बार होने जा रहा है कि वो G20 का कोई समिट मेजबानी करेगा उसकी। इसके बाद हम बात करें UNFCCC COP24 की। COP24 जो है इसका मतलब है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, अब UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की हम बात करें, जो इसका पूरा मतलब है, अगर आप UNFCCC की बात करें तो उसका पूरा मतलब होता है UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये जो है ये आपका 13 से 14 दिसंबर के बीच होने वाला है 2018 में, और ये कहाँ होगा? कटोवाइस, पोलैंड में। पोलैंड जो है वो आपका एक यूरोपीय देश है। ठीक है, आपको समिट, उनका संस्करण और उनका जो स्थान है जहां पे वो होने जा रहे हैं, ये चीजें याद रखनी है, ये महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद 51वां ADB एनुअल मीटिंग होने वाली है आपकी 5 मई 2018 मनीला, फिलीपींस में। यदि हम बात करें ADB की, तो ADB का मतलब है आपका एशियाई विकास बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक।
इसको बनाया गया था मुख्यतः एशियाई देशों के विकास में धनराशि ऋण के तौर पे देने के लिए, ठीक है, और एशिया के बाहर के कुछ ऐसे देश जो कि एशियाई देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको भी कई बार आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। तो ये जो समिट है ये आपका होगा मनीला, फिलीपींस में। फिलीपींस जो है ये आपका महाद्वीपीय देश है, एशियन महाद्वीप का, सॉरी ये आपका द्वीपीय देश है, यानी कि आइलैंड कंट्री है एशियाई महाद्वीप का। फिर होने वाला है आपका 18वां NAM समिट 2019, जिसे कि कौन होस्ट करेगा, कौन मेजबानी करेगा इसकी, अजरबैजान। इसके बाद आपका कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग जो है, जिसको हम कई बार CHOGM 2018 के नाम से भी पुकार रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका CHOGM है, इसका मतलब क्या है, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। ये 25वां संस्करण होगा सरकार के मुखियाओं की कॉमनवेल्थ नेशंस को लेके। अब कॉमनवेल्थ नेशंस कौन है, इसे समझ लेते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो आपकी 18वीं 19वीं और 20वीं सदी थी, इन सदी के दौरान जो आपका यूनाइटेड किंगडम है, उसने कई देशों को अपना गुलाम बना लिया था, यानी कॉलोनीज बना ली थी, और उन देशों को अलग अलग वक्त पे आज़ादी मिली। भारत भी उनमें से एक था, जिन्हें की 1947 में आज़ादी मिलती है, ठीक। अब आज़ादी मिलने के बाद जितने भी देश जो कभी ना कभी औपनिवेशिक कॉलोनी रहे थे यूनाइटेड किंगडम की, उन सभी देशों को हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ, ठीक। तो कॉमनवेल्थ देश जो हैं, उनकी हमेशा एक मीटिंग होती है साल में। उसका जो आपका 25वां संस्करण है वो होने वाला है 2018 में, और ये होगा कहां पे, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। उसके बाद जो आपका ओपेक है, ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। इसका 7वां संस्करण होने वाला है, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जो कि होगा आपका इंपीरियल हॉफबर्ग पैलेस में, ये आपका वियना, ऑस्ट्रिया में। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, ऑस्ट्रिया जो है वो देश है आपका यूरोप का, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो खुद में ही एक देश है, यानी ऑस्ट्रेलिया आपका इकलौता ऐसा देश है जो आपका महाद्वीप भी है और देश भी है, ठीक। तो ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में आप अपनी कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। ऑस्ट्रिया यूरोपीय देश है, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही अलग एक देश है, ठीक। वियना की हम बात करें तो वियना संधि आपने कई बार सुनी होगी। वियना संधि जो है वो आपका क्लाइमेट चेंज को लेकर भी है, और साथ के साथ आपके जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, यानी कि मान लीजिए आपका किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है, उस देश को हराने के बाद आपने उसके सैनिकों को बंदी बना लिया, तो उन बंदी सैनिकों के साथ आपको मानवतापूर्ण बर्ताव करना है और उन्हें वक्त रहते उनके देश में वापस भेज देना है। इसको भी वियना संधि जो है वो सुनिश्चित करती है, ठीक। अब ओपेक जो है, इसका 2018 का जो संस्करण है, उसकी जो थीम है वो क्या है, पेट्रोलियम कॉपरेशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। यानी वो देश जो कि कच्चा तेल उत्पादन करते हैं उसका, वो सभी देश ओपेक के सदस्य हैं, और वो सभी देश मिलकर आपस में वार्तालाप करते हैं कि किस प्रकार से कच्चे तेल के जो दाम है उन्हें विश्व भर में कंट्रोल किया जा सके, और उन्हें यह सुनिश्चित किया सके कि विश्व भर में जो आपूर्ति है कच्चे तेल की वो सही तरीके से। उसके बाद हम बात करें 33वां एशियान सम्मेलन 2018 जो है, ये होगा आपका सिंगापुर में 11 नवंबर से लेके 15 नवंबर 2018 के बीच में। अगर हम एशियान की फुल फॉर्म की बात करें तो एशियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन, यानी कि जो आपके दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं उनका ये एक संगठन है, जिसका मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। उसके बाद सिंगापुर जो है वो एशियान का समिट तो होल्ड करेगा ही करेगा, मेजबानी करेगा ही करेगा, साथ के साथ जो 13वां ईस्ट एशिया सम्मेलन है उसको भी ये होस्ट करेगा नवंबर में। इसके बाद 30वां एपेक समिट जो है वो होने वाला है आपका पापुआ न्यू गिनी में, पोर्ट मॉरिस में। इसके बाद 31वां जो एपेक समिट है 2019 का, वो चिले में होगा, और HCO समिट 2018 जो है वो होगा क्यूंडाओ, चाइना में। हमने यहां टॉपिक समाप्त कर लिया है। बात करें समरी सारांश के, हमने क्या क्या देखा उसे एक बार जल्दी से देख लेते हैं।
देखिए, हमने 2018 में होने वाले महत्वपूर्ण समिट देखे, जैसा कि समिट ऑफ अमेरिकास, जो कि आपका 13 से 14 अप्रैल 2018 के बीच होना है। लोकेशन है लीमा, पेरू। फिर इसका जो मेन फोकस है वो कहाँ रखा गया है, जो कॉमन पॉलिसी इश्यूज हैं और चैलेंज है उनको लेके। G7 समिट का होना है आपका, वो होगा 8 से 9 जून 2018 में। लोकेशन है इसकी ला मेलबाय, क्यूबेक, कनाडा। इसके पश्चात यूरोपियन समिट, लोकेशन है ब्रसेल्स। पार्टिसिपेंट्स है इसके हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट, जो होंगे यू के। नाटो समिट होना है 11 से 12 जुलाई 2018 में। लोकेशन है ब्रसेल्स। फिर होना है आपका ब्रिक्स समिट, डेट रखी गई है इसके 25 से 27 जुलाई 2018। लोकेशन है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। मेंबर्स कौन कौन है इसके, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। फिर होना है आपका G20 समिट, डेट है 2018। लोकेशन है ब्यूनस एयर्स, अर्जेंटीना। फिर है आपका UNFCC COP24, डेट है इसकी 13 से 14 दिसंबर 2018। लोकेशन है काटोवाइस, पोलैंड। फिर होना है ADB एनुअल मीटिंग, डेट है 5 मई 2018। लोकेशन है मनीला, फिलीपींस। फिर आपका होना है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ईयर है 2018। लोकेशन है यूनाइटेड किंगडम। फिर होना है ओपेक इंटरनेशनल सेमिनार, डेट है इसकी जून 2020 से 21 2018। लोकेशन है वियना, ऑस्ट्रेलिया में। थीम रखी गई है इसकी पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इसके बाद है एशियान समिट, डेट है 11 से 15 नवंबर 2018। लोकेशन है सिंगापुर। फिर है ईस्ट एशिया समिट, EAS, डेट है नवंबर 2018। लोकेशन है सिंगापुर। फिर है एपेक समिट, डेट है 2018। लोकेशन है पोर्ट मॉरिस्बी, पैपुआ न्यू गिनिया में। फिर है आपका SCO समिट, लोकेशन है किंगडाओ, चाइना। फिर अपकमिंग इवेंट्स जो कि आने वाले हैं, जैसे कि आपका 18वां NAM समिट है 2019, जो कि अजरबैजान मेजबानी करेगा जिसकी। फिर आपका 31वां एपेक समिट है 2019, चिले मेजबानी करेगा। इसी के साथ हमने कर लिया है इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने पढ़ी समझी उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।